हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल आरएमए टॉपर्स एकेडमी के अंदर। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम नीट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर। ये क्वेश्चंस बच्चों मैंने प्रीवियस ईयर से लेने का काम किए, तो आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों को पता होगा कि आपने अभी अभी एक महीने पहले जो बोर्ड का एग्जाम दिया था केमिस्ट्री का, आप जानते हो कि उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर डिलीट किए गए थे। सॉलिड स्टेट आपका डिलीट था, पॉलीमर डिलीटेड था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ डिलीटेड था। लेकिन ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान रखना। इन चैप्टर्स को पढ़े बिना आप नीट का पेपर कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। सीबीएसई ने जानते हो क्यों सिलेबस रिड्यूस किया है? सीबीएसई ने इसलिए रिड्यूस किया है क्योंकि सीबीएसई एमसीक्यू के पैटर्न को बढ़ाने का काम कर रहा है। अब एमसीक्यू का पैटर्न जब बढ़ रहा है तो पेपर का लेवल कठिन होता है, इसलिए सीबीएसई ने पोर्शन को रिड्यूस कर दिया कि बच्चों को ज्यादा दिक्कत ना हो। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। तो सबसे जरूरी है कि जो जो चैप्टर्स डिलीटेड थे उनको भी तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। 11th की दोनों बुक और 12th की दोनों बुक में जितने भी चैप्टर हैं वो सारे अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद ही तुम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की तरफ जा सकते हो। तो जो बात बताइए उसका ध्यान जरूर रखना। चलो अब क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल आर। यहां पर हमसे बात क्या की जा रही है? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात की जा रही है। अब सर ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो देखो पढ़ा कहां से होगा, क्योंकि ये जो है सॉलिड स्टेट चैप्टर का है। 12th क्लास की जो पहली बुक थी तुम लोग की, जहां पर तुम्हारे सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर थे, उसके पहले सबसे पहले यही तो चैप्टर दे रखा था सॉलिड स्टेट, जो कि डिलीटेड था। तो तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा। अब इसको पढ़े बिना काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। तो हमसे पूछा जा रहा है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे। एक बात मैं बता देता हूं, अगर पढ़ी है तो समझ में आ जाएगी, नहीं पढ़ी तो भैया कुछ नहीं हो सकता। टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर मान के चलो किसी भी हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें, या हमें कोई भी एग्जांपल दे रखा है, अगर उसके अंदर n है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर हमारे कितने हैं वॉइड्स हैं, n है, तो याद रखना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो भी होंगे उसके डबल होते हैं। जैसे मान के चलो अगर ये 6 तो ये 12 हो जाएगा, और अगर ये 4 तो ये 8 हो जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स के डबल होते हैं। जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा है उसे ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। बाकी जिसने भैया नहीं पढ़ रखा वो तो टुक्के ही लगाएगा, और क्या करेगा, जो बोर्ड में करते हुए आए हैं। तो देखो ध्यान से, हमसे पूछा जा रहा था नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वो भी हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर। याद ही रखने वाली बात है। देखो हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं? 6 होते हैं। और अभी अभी मैंने बताया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इसके डबल होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो जो बात बताई जा रही है ध्यान रखो, पहले चैप्टर को पढ़ के आओ। चैप्टर को नहीं पढ़ोगे कुछ होने वाला है नहीं, मैं फिर बता रहा हूं। जस्ट एक महीना बचा है नीट के पेपर के लिए, हो सके तो 15-15 घंटे पढ़ो या 16 घंटे पढ़ो। पेपर बहुत जरूरी है क्रैक करना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ। अब ऐसा क्वेश्चन तो तुम लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर भी पढ़ा होगा। देखो जिरकोनियम जो है वो किस सीरीज के अंदर आता है? सर ये 4D सीरीज के अंदर आता है, और जो हमारा हाफनियम है वो 5D सीरीज के अंदर आता है। हमसे क्या बोला जा रहा है? इसका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई सिमिलर होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। देखो ना, ये 4D है और ये 5D है। नीचे की तरफ जब जाते हैं तो हम क्या जानते हैं कि सर डाउन दो ग्रुप जाने पे साइज हमारा क्या होता है? बढ़ता है। डाउन दो ग्रुप साइज बढ़ता है, अक्रॉस द पीरियड जाओगे साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, हमसे पूछा जा रहा था कि इनका जो सिमिलर एटॉमिक रेडियाई है वो क्यों है? तो उसका आंसर है लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D सीरीज का जो शेप होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, उनमें कोई खास अंतर हमें देखने को नहीं मिलता। लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन तुम लोगों ने डीएनए ब्लॉक में पढ़ा होगा। आगे मूव करते हैं। तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है फॉर अ रिएक्शन A to B। एक हमें रिएक्शन दे रखी है, हमें नहीं पता, बस दे रखी है कि ये हमारी रिएक्शन है, A से B बन रहा है। A मान के चलो रिएक्टेंट है और B हमारा प्रोडक्ट है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट होने में हमारी इतनी एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। सर कैसे पता चला रिलीज हो रही है? माइनस का साइन लगाए, अगर माइनस है तो उसका मतलब है प्रोसेस एक्सोथर्मिक है।
और देखो एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज 9.6 किलोजूल पर मोल, ठीक है। द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन एज शोन इन द ऑप्शन, ठीक है। तो हमें कौन सा सही ग्राफ है, हमें बस इसके बारे में बताना है। आंसर बताने से पहले एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं। हमेशा याद रखना, हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होती है उसकी एनर्जी उतनी कम हो जाती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। क्योंकि खुद नोटिस करो ना, अगर मान के चलो ए से बी बन रहा है, अगर मान के चलो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारा स्टेबल ही नहीं हो रहा प्रोडक्ट बनने के बाद भी, तो ये रिएक्शन फिर हो ही क्यों रही है। एक तरह से एग्जांपल से समझो से, मान के चलो अगले महीने तुम्हारा नीट का पेपर है, अब इस महीने तुम जमकर पढ़ाई कर रहे हो। अब मान के चलो कि आगे चल के ये न्यूज सुनने को मिले, या अभी ये मान के चलो न्यूज आ जाए कि पेपर क्रैक करने के बाद तुम लोगों को ना तो कोई कॉलेज मिलेगा, ना फिर मान के चलो कोई जॉब मिलेगी। मतलब पेपर क्रैक करो या ना करो उसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो क्या तुम लोग पढ़ाई करोगे, नहीं करोगे। वही बात मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ। रिएक्शन इसलिए हो पा रही है, ध्यान रखना, ये रिएक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि ए बी में जब कन्वर्ट हो रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो बस अब हमें ये देखना है कि किस ग्राफ में प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से। क्या पहला वाला सही है, नहीं गलत है। कैसे गलत है, देखो ए नीचे आ रहा है मतलब इसकी एनर्जी कम है और बी की एनर्जी ज्यादा हो रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट कम स्टेबल है, और प्रोडक्ट अगर कम स्टेबल है तो रिएक्शन हो क्यों रही है। सेकंड वाला बिल्कुल सही है, बाकी ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है ट्राइटेरियम अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल। ट्राइटेरियम जो कि हमारा हाइड्रोजन का एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, मतलब अपने आप में स्टेबल नहीं है, तो वो किस पार्टिकल को एमिट करता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ट्राइटेरियम का फॉर्मूला क्या होता है, 3H1। 3H1 इसका फॉर्मूला होता है। अब ये अपने अंदर से क्या करेगा, सबसे पहले अपने अंदर से हीलियम को बाहर निकालता है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, और उस इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखा जाता है। यह सबकी सब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ठीक है। खैर ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। हमसे पूछा जा रहा था कौन सा पार्टिकल वो निकालता है, तो अगर ये निकल रहा है इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, बीटा नेगेटिव। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द आरबीसी डिफिशियंसी इज द डिफिशियंसी डिसीज ऑफ, ओके रिपीटेड था इसलिए लिखा हुआ था। बोला जा रहा है रेड ब्लड सेल की जो डिफिशियंसी होती है किस विटामिन की वजह से होती है। याद रखने वाला ऑप्शन है विटामिन B12, ठीक है। अब इसमें कोई दिमाग लगाने का काम नहीं है कि कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं या सोच रहे हैं, याद होगा तो कर लोगे वरना नहीं कर पाओगे। आगे चलते हैं, यह आ गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड CH3COONA एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर this. The molar conductance of CH3COOH at infinite dilution is कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा कोलरॉस लॉ तुम लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, उसकी एप्लीकेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। किस तरीके से करते हैं मैं आइडिया देता हूं उसका। मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो देखो इस तरीके से लिखेंगे इसे। सबसे पहले इसके अंदर कैटायन क्या है सर, Na+ इसके अंदर कैटायन है, इसके अलावा Cl नेगेटिव इसके अंदर क्या है, एनायन है। और देख लो HCl की बात करें इसके अंदर से कैटायन क्या है, H+ है, एनायन क्या है, Cl नेगेटिव। उसके बाद अगला दे रखा है हमें CH3COONA, इसके अंदर एनायन क्या होगा, ये इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी थी, सॉरी मोलर जो कंडक्टेंस था वो हमें गिवन था, कितना दे रखा था, इसका दे रखा था 126.45, इसका दे रखा था 426.16,
और इसका हमें कितना दे रखा था 91.91 ही मान लो, और क्या है। अब तुम लोग क्या करो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। इसको, अब इसको x और y तो मान नहीं सकते, इसको एक काम करो z मान लो। Cl नेगेटिव को किससे दिखा चुके हैं, y से दिखा चुके हैं। यहां देखो CH3 COO नेगेटिव को क्या करेंगे, अब W से दिखा लो, और Na+ को किससे दिखा चुके हैं, X से दिखा चुके हैं। अब क्या करो, देखो ये तुम लोग की पहली इक्वेशन बन गई, ये तुम लोग की दूसरी इक्वेशन बन गई, और ये तुम लोग की तीसरी इक्वेशन बन गई। 3 इक्वेशन बन चुकी हैं। हमें किसकी निकालनी है, मोलर कंडक्टिव, हमें मोलर कंडक्टेंस निकालना है CH3 COOH। अगर मैं इसको लिखने का काम करूं तो ये कुछ ऐसे लिखा जाए, CH3 COO नेगेटिव प्लस लैम्डा H प्लस। अब CH3 COO नेगेटिव को किससे दिखाए, W से, H प्लस को किससे दिखाए, Z से। तुम लोग को क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है कि सारी टर्म हमारी हट जाए और हमारा केवल W प्लस Z बचे। सॉल्व करने पे जो फाइनल आंसर आएगा वही करेक्ट ऑप्शन है। अब कुछ लोगों में तुम लोगों में से कुछ को लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा। तो देखो पेपर जो डिजाइन किया जाता है उसमें हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन तुम लोगों ने देखने का काम किए कि ये कैसे क्वेश्चन थे, इनका जो आंसर है 5 सेकंड के अंदर आ सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने मिलेंगे जिनमें हो सकता है तुम लोग को 1 या 2 मिनट खर्च हो जाए। तो प्रैक्टिस अच्छी होगी तो कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे। मैं पहले बता रहा हूँ, पेपर में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, कठिन भी होते हैं, एवरेज क्वेश्चन भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके आंसर सामने ही दिख रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है। तो अब देखो ये तो IUPAC का क्वेश्चन हो गया। 2,6 डाइमिथाइल डेक, डेक का मतलब क्या होता है, 10 कार्बन है। तो देखो पहला ही ऑप्शन सही होगा। यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन ये हो गए। चौथी पोजीशन पर डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव इन ब्लास्ट फर्नेस इज, कितना होता है। आंसर तो देखो इसका ये है 2200 केल्विन। अब सर ये कहाँ का क्वेश्चन है, तो ये देखो सरफेस 12th क्लास की जो पहली बुक है, सरफेस केमिस्ट्री के बाद का एक चैप्टर था, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जहां पर हमें ये बताया गया था कि अर्थ पे हमें कोई भी एलिमेंट किस तरीके से मिलता है, फिर उसकी हम कैसे रिएक्शन कराते हैं, फिर कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर कैसे उसे प्यूरिफाई कराते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस वही की हैं। अब वही बात है ना, पढ़ा नहीं है तो फिर दिक्कत रहेगी। तो वही बात मैं बार बार बोल रहा हूं, जो चैप्टर छूट गए हैं पहले उनको जरूर देख लो। अगर चैप्टर ही नहीं पढ़ा होगा तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर आगे मूव ऑन करते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, हमें वो कंपाउंड का नाम बताना है जो कि क्या होगा, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, बता देंगे। ये हमारा कौन सा अमीन है सर, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये सर ये तो 3 डिग्री है। हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। याद रखना, सबसे पहले तो कंपाउंड का नाम याद होना चाहिए। यहां पर खैर तुम लोग को रिएक्शन लिख के तो नहीं बतानी, अगर याद है तो डायरेक्ट भी बता सकते हो, लेकिन मैं हिंसबर्ग रिएजेंट की बात करूं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इसका नाम होता है। देखो ना तो ये देगा और ना ये देगा। अमाइन चैप्टर के अंदर जाके चेक करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन ये टेस्ट दे पाते हैं, टर्शरी वाला भी नहीं दे सकता। और ये तो देखो हमारा किसी कैटेगरी में ही नहीं आ रहा, यहाँ तो NO2 लगा हुआ है। अब बचे ये 2 ऑप्शन, अब इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ऊपर एक और बात लिखी है, टू गिव अ सॉलिड विच डिसॉल्व इन एल्कली। रिएक्शंस को ध्यान से देखना, बेसिकली जब 2 डिग्री वाले की हम रिएक्शन कराते हैं ना तो वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचता। देखो ना 3 डिग्री के पास कहाँ हाइड्रोजन होगा, टर्शरी अमाइन 3 जगह से जुड़ते हैं। अब इसके पास कहाँ हाइड्रोजन बच रहा है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं होता तो ये क्या होता है, एल्कली के अंदर इनसॉल्युबल होता है। तो फिर एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन सेकंड। तो देख लो, बस जो पढ़ा है उसी के अंदर से पूछा जा रहा है, बस पूछने का तरीका डिफरेंट कर दिया।
अब रटने से काम नहीं चलेगा। अब बात यह है कि तुम लोग कितना अच्छे से पढ़े हो, उसका टेस्ट यहाँ पर किया जाए। द फाइनल सॉल्यूशन, द फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज in 250 ml of water, 10 gram of urea in 250 ml of water and 10 gram of sucrose in 250 ml of water. The right option for decreasing order of osmotic pressure of this solution is, हमें osmotic pressure निकालना है। अब तुम लोग osmotic pressure का फॉर्मूला जानते होगे, पाई इज इक्वल टू CRT होता है। C क्या है? कंसेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 होती है। अब सर टेम्परेचर तो रिएक्शन के अंदर दे नहीं रखा। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मेजरमेंट है वो रूम टेम्परेचर के अराउंड होता है, तो उसकी वैल्यू तुम लोग याद रखना 298 केल्विन होती है। किसकी? इसकी। निकल याद रखना केवल ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में ही होती है, बाकी हर केस में नहीं होती। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब एक तरह से हमें ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो एक तरह से नॉर्मल लॉजिक में अगर मैं बताऊं, अगर मान के चलो हम पहले क्या करें, ग्लूकोज का निकालें, फिर हम क्या करें, यूरिया का निकालें, सुक्रोज का निकालें, निकल तो आएगा, निकल टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, हो सकता है 5 मिनट लग जाए। 5 मिनट कंपटीशन के पेपर में नहीं होते, तो अब क्या करें, हमें तो देखो आंसर बताना है, हमें थोड़ी ये सब करके बताना है। अगर तुम लोग को डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट भी बता सकते हो, एक छोटा सा तरीका मैं बता रहा हूं, इसे नॉर्मल लॉजिक लगाना कहते हैं। ध्यान से देखना, कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम हर केस में बराबर दे रखा है, अच्छा आर भी हर केस में बराबर है और टी भी हर केस में बराबर है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये भी हर केस में सेम है, ये भी हर केस में सेम है और ये भी हर केस में सेम है, तो बदलेगा क्या, केवल एन बदलेगा। एन का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, ठीक है, गिवन मास को मैं डब्ल्यू से दिखा देता हूं, अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये बताओ अगर मैं यहां पर ग्लूकोज की बात करूं, ग्लूकोज के केस में अगर मैं निकालता हूं तो क्या निकल के आएगा, गिवन मास ग्लूकोज का दे रखा है 10, मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है 180, ठीक। एक काम करो दूसरे केस में निकालो, यूरिया के केस में गिवन मास, सर वो तो 10 ही दे रखा है अभी भी, यूरिया का कितना होगा 12 और 4 16, 28 और 16, एक मिनट, 60, 1/6 के समथिंग ये बच रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सुक्रोज की, तो सुक्रोज का जो मोलर मास होता है 342 होता है और इसका भी हमें कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमने सबके निकाल लिए। एक बात नोटिस करना, यहां पर कितना आ रहा है 10/80, मतलब अब ये भी कैंसिल ही हो जा रहा है एक तरह से, तो ये हमारा खैर छोड़ो, कैंसिल मत करो अभी, ऐसे रहने। ये बच रहा है 10/180, ये बच रहा है 10/60 और ये बच रहा है 10/342। अगर मैं सॉल्व करके वैल्यू निकालूं तो किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी आएगी, सर इस वाले की वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी आएगी, हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा आंसर उतना बड़ा आता है, ठीक है। यहां देखो इसकी वैल्यू सबसे कम निकल के आएगी, क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है। एक नॉर्मल सा लॉजिक है ना, देखो जैसे 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, अगर मान के चलो 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो जितने बड़े नंबर से डिवाइड करते हो आंसर उतना छोटा आ जाता है, ठीक है। अब ये बताओ वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा आ रही थी, सर वैल्यू हमारी इसकी सबसे ज्यादा आ रही है, किसकी, यूरिया वाले की, ठीक है। अगर यूरिया वाले की ज्यादा आ रही है तो मतलब P2 की वैल्यू सबसे ज्यादा होने वाली है। P2 के बाद फिर वैल्यू किसकी होगी, P1 की और फिर होगी P3 की। तो कहाँ गया P2, P2 P1 P3, मतलब पहला ऑप्शन सही है। मैंने तो खैर एक्सप्लेन किया इसलिए इतना टाइम लग गया, बाकी अगर खुद करोगे 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, बस सही तरीका लगाना जरूरी है, फालतू मेहनत नहीं करनी है। चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इसमें मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या होगा हमें ये बताना है, ध्यान से देखना। ये क्या दे रखा है, ये पेरोक्साइड दे रखा है, यहां पर हमें एल्कीन दे रखा है, यहां पर हमें एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड दे रखा है और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। कहीं ना कहीं तुम लोगों ने पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी पढ़ा होगा और 12th में भी पढ़ा होगा।
पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर एल्कीन के अंदर एडिशन करा रहे हैं तो हमारा कौन सा एंटी मार्कोनिफ रूल फॉलो होता है, या फिर उसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। खैर इफेक्ट के नाम से मतलब नहीं, हमें तो आंसर से मतलब है। तो सर आंसर क्या होगा? एंटी मार्कोनिफ रूल ये कहता है HBr के अंदर से Br वहां जोड़ेगा, Br उस वाले कार्बन से जाके जोड़ेगा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगी। तो लो ये यहां पर आ गया और ये वाला H यहां पर चला। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला सही है। अगर ये नहीं लिखा होता तो मार्कोनिफ फॉलो होता तो Br कहां जाता? यहां जाता और H यहां जाता। ठीक है, तो कंडीशन किस तरह की दे रखी है उसको ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 62, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का ये क्वेश्चन है बच्चों। स्टेटमेंट 1 में कहा जा रहा है एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नैरोकोटिक एनाल्जेसिक। इस में ये कहा जा रहा है कि जो एस्पिरिन और पैरासिटामोल है वो हमारी इस क्लास के अंदर से क्या करती है? बिलोंग करने का काम करती है। ये एक ऐसी क्लास याद रखना जिसके अंदर हम ऐसी मेडिसिन को लेने का काम करते हैं जो कि हमें पेन से रिलीव करती हैं। तुम लोग को पता होगा कि एस्पिरिन और पैरासिटामोल हम कब लेते हैं? हम तब लेने का काम करते हैं जब बेसिकली हम थक जाते हैं या फिर हमारे हाथ पांव में पेन वगैरह हो रहा होता है, तब हम इसको लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में कहा जा रहा है कि ये इस क्लास से बिलोंग करती है, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में बोल रहे हैं मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नैरोकोटिक एनाल्जेसिक, ये तो गलत है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। CX का मतलब क्या है? C कार्बन है और X हमारा हाइड्रोजन है। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा हमें ये बताना है। ठीक है, देखो ध्यान रखना, जितने भी एग्जांपल है वहां पर सब, यहां पर जितने भी एग्जांपल है सबके सब एल्काइल हैलाइड के लिए गए हैं। मतलब एक साइड तो हमारा मिथाइल है और बाकी बस हैलोजन चेंज हो रहा है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से होल्ड करके रख पाता है। फ्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बन जाता है तो उसे ब्रेक करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। बाकी फिर डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होती जाती है और बॉन्ड को तोड़ना भी आसान हो जाता है। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। तो फ्लोरीन के केस में बॉन्ड एंथैल्पी हाई है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाएंगे अपने आप कम हो जाएगी। क्वेश्चन 64, BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। बोल रहे हैं BF3 एक प्लेनर, और प्लेनर मतलब उसका शेप बताया जा रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम कितना होगा? हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर हो सकता है तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हो, बट कॉम्पिटिशन पर्पस में से बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूं। हाफ वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस कैटायन माइनस एनायन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम क्या है? यहां पर बोरॉन है। अब बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है? मतलब वैलेंसी का मतलब है कि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, जिसमें से आउटर मोस्ट में तो उसके पास 3 ही होते होंगे। मोनोवैलेंट का मतलब क्या है? मोनोवैलेंट का मतलब है जिनकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। वैलेंसी की जब बात करते हैं तो प्लस है कि माइनस, उससे मतलब नहीं होता, हमें तो बस ये देखना है कि 1 है कि नहीं। तो BF3, ठीक है, यहां पर फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन जो होता है एक ही जगह से तो बॉन्ड बनाता है, तो वो एक तरह से हमारा मोनोवैलेंट ही हो गया, और 3 एटम है यहां पर। लो यहां पर कितना निकल के आ रहा है? 3 निकल के आ रहा है। और तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो कौन सा ऑप्शन सही है?
थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा सर, फोर्थ वाले में भी तो sp2 था, उसको क्यों टिक नहीं किया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो देखो बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 3 होते हैं। फ्लोरीन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। बॉन्ड बनाने के बाद भी ना इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से मैंने थर्ड ऑप्शन को टिक करने का काम किया। आगे चलते हैं। Which one among the following is the correct option for the right relationship between Cp and Cv? Cp Cv क्या है मैं बता देता हूं, देखो जरा। Cp और Cv का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Cp का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरे का मतलब है Cv का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही रिलेशन है। 11th क्लास में इसका पूरा डिटेल प्रूफ है, जाके चेक कर सकते हो। सेकंड वाला ऑप्शन पूरी तरीके से सही है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ठीक है, तो देखो देखकर बताने वाले ऑप्शन है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जाके चेक करना इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 66, among the following alkaline earth metal halides which is covalent and soluble in organic solvent? एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेसिकली ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा कोवलेंट है। ठीक है, कोवलेंट का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है? सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, यहाँ कैल्शियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, यहाँ स्ट्रोंटियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, या मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। ये तीनों के तीनों आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये तीनों तो वैसे ही नहीं हो सकते। अब बचा कौन सा ऑप्शन? चौथा वाला बेरिलियम। ध्यान रखना, अगर मैं ग्रुप 1 के अंदर बात करूं, ग्रुप 1 के अंदर ये थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लिथियम, और ग्रुप 2 के अंदर बेरिलियम। ध्यान से देखना, ग्रुप 1 के अंदर लिथियम और ग्रुप 2 के अंदर बेरिलियम। ये एक तरह से अगर नेचर के अकॉर्डिंग हम चलें तो उनको बनाना कौन सा बॉन्ड चाहिए? आयनिक बॉन्ड बनाना चाहिए, क्योंकि बाकी जो उनके एलिमेंट हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, वो आयनिक बॉन्ड ही बनाना प्रेफर करते हैं। बट ये एक्सेप्शन शो करते हैं। क्यों करते हैं? स्मॉल सा रीजन है, दोनों का साइज काफी ज्यादा छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते, शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, लिथियम और बेरिलियम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की क्या है? एक्सेप्शन है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं।